जब कभी भी हमारे भारत के शूरवीर और महान योद्धाओं की बात की जाती है तो वहां पर महाराजा छत्रसाल का नाम ना गिना जाए, ऐसा कभी भी संभव नहीं हो सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं आपको लेकर आ गया हूं महाराजा छत्रसाल की कर्म भूमि यानी कि मध्य प्रदेश के मऊ सहानिया में। और आज हम उस पूरे इतिहास को आपके सामने पेश करेंगे जिसके अंदर महाराजा छत्रसाल की उन सभी गाथाओं को सुनने का मौका मिलेगा जिसके बाद में मुगल भी अपने घुटने टेक चुके थे उनकी वीरता के और उनके पराक्रम के सामने। दोस्तों, आज हम जिस स्थान पर आए हैं इसे कहा जाता है शीतलगढ़ी। सबसे पहले हम इस गढ़ी के बाहर के नज़ारे को अच्छे तरीके से देख लेते हैं, क्योंकि एक वक्त पहले ये वाला जो स्थान था वो यहाँ के महाराजा गौड़ के द्वारा बनवाया गया था और 16वीं शताब्दी के समय में उन्होंने इस पूरे स्थान को, जो कि एक पहाड़ के थोड़ी सी ऊंचाई पर एक पठार पर बना हुआ है, गढ़ी यानी कि किले की रूप इसको दी गई थी। यहाँ पर सामने की तरफ उस समय की कुछ पतली पतली ईंटें दिखाई दे रही हैं आपको और कुछ ही इसकी जो दीवार है मात्र बची हुई है और ऐसा लगता है कि इसके चारों तरफ इतनी ही ऊंची दीवार रही होगी, लेकिन इधर का जो अधिकांश भाग है वो आज बिल्कुल नष्ट हो चुका है और उसकी जो प्राचीर है, जो दीवारें हैं, जो परकोटे हैं, वो आज आपको देखने को नहीं मिलते हैं। शीतलगढ़ी के अंदर आते सबसे पहले हमें यहाँ पे दो लंबे लंबे दालान दिखाई दे रहे हैं। इस तरफ हमें 7 मेहराबदार दरवाजे दिखाई दे रहे हैं और इसके साथ साथ में यदि आप अपनी नज़रों को इसके बिल्कुल सामने वाले हिस्से में लेकर जाएंगे तो वहाँ पर दिए रखने का दीवार पर प्रॉपर स्पेस बनाया गया है। और अब आप अपनी नज़रों को थोड़ा ऊपर की तरफ उठाइए, जहाँ पर आपको लाल रंग, हरा रंग और हल्का गुलाबी रंग, पीले रंग के इस्तेमाल के साथ में इस पूरी की पूरी शैली को, चित्र को देखने का मौका मिलेगा। जो यहाँ पर फ्लावर का डिज़ाइन बनाया गया है, जो पूरे का पूरा उस समय का जो एक पैटर्न है उसको छत पर उकेरने की कोशिश की गई है। और दोस्तों, इस पूरे हिस्से को सबसे पहले महाराज गौड़ के द्वारा बनाया गया था, लेकिन जिस वक्त महाराज छत्रसाल ने इस स्थान पर अपना अधिकार कर लिया था तो उन्होंने अपने हिसाब से भी थोड़ा बहुत निर्माण यहाँ पर करवाया था। और अब मैं आपको इसके दूसरे दालान में लेकर आता हूँ, जहाँ पर लंबा एक इस प्रकार का आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है। अंदर आने के लिए 5 यहाँ पर मेहराबदार आर्च बनाए गए हैं, यानी कि द्वार बनाए गए हैं। राइट और लेफ्ट में छोटे छोटे कक्ष, कमरे यहाँ पे बनाए गए हैं। और यदि हम थोड़े से इतिहास को जोड़ते हैं महाराज छत्रसाल के साथ में, तो 1649 में उनका जन्म हुआ था और 1667 में सबसे पहले उन्हें मौका मिला था महाराज शिवाजी द बोस से मिलने का। और उन्होंने सलाह दी कि तुम बुंदेलखंड में जाओ और वहां जाके अपनी सेना तैयार करो। तो 1671 में महाराज छत्रसाल ने 3 लाख से भी ज़्यादा लोगों की एक अपनी विशाल सेना तैयार कर ली थी, जिससे अब वो मुगलों का सामना आसानी से कर सकते थे। और 1675 के समय में पन्ना को उन्होंने अपनी राजधानी बना लिया था। और उसी वक्त जब वो इस स्थान पर आए यानी कि मऊ सहानिया पर आए तो उन्होंने इस शीतलगढ़ी को अपने सैनिकों की छावनी के रूप में इसका प्रयोग किया। और आज आप यहाँ का जितना भी खुला पोर्शन देख रहे हैं, यहीं पर महाराज छत्रसाल के जो सैनिक थे वो अपने आप को ढाल रहे थे तलवारबाजी के अंदर, अपने आप को ढाल रहे थे और भी ज़्यादा योद्धा बनने के लिए और धनुष की विद्या को और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए, क्योंकि मुगलों का सामना करने के लिए महाराज छत्रसाल को हर तरीके से निपुण होना पड़ता था। दोस्तों, इस शीतलगढ़ी के अंदर हमें बेसमेंट की तरफ जाती हुई कुछ सीढ़ियां आज के वक्त में दिखाई दे रही हैं। अभी हम यहाँ पर नीचे भी जाकर उन चीज़ों को कैद करेंगे और देखेंगे कि आज के वक्त में वहाँ पर कैसा माहौल है और क्या कुछ हमें दिखाई देता है। आप अपनी नज़रों को इसके ऊपरी हिस्से पर भी ले जा सकते हो, जहाँ से आपको उस समय की ईंटों का पैटर्न भी देखने को मिलेगा और ये भी मालूम पड़ेगा कि किस तरीके से इन इमारतों को बनाया जाता होगा। अब हम इसके बिल्कुल निचले हिस्से में पहुँच चुके हैं और यहाँ पर देखिए
वाओ, कितना लंबा दालान हमें आज दिखाई देता है। बाहर की तरफ ये 3 आर्च भी देख सकते हैं। शायद एक वक्त के ये मुख्य दरवाजे रहे होंगे बाहर जाने के लिए। और ऐसा लगता है कि इस ऊपरी हिस्से में लकड़ी के सपोर्टर्स लगाए गए होंगे, लेकिन आज के वक्त में यहाँ पर एक भी सपोर्टर नहीं है और जो इनके होल हैं वो बिल्कुल खाली पड़े हैं। इधर थोड़ी देखिए आप, ये वाले जो होल्स हैं बिल्कुल खाली हैं, इनके जो सपोर्टर्स हैं वो यहाँ से निकाल लिए गए हैं। और अब हम चलते थोड़ा आगे की तरफ, उसको भी कैप्चर करते हैं और देख लेते हैं कि इस पूरे बेसमेंट का जो निचला हिस्सा है उसमें और कुछ क्या क्या देखने को हमें मिलने वाला है। आइए थोड़ा आगे की तरफ। इस नीचे वाले बेसमेंट को देखकर ऐसा लगता है कि शायद इससे भी नीचे जाने का कोई ना कोई रास्ता रहा होगा, या फिर यहाँ से बचकर बाहर की तरफ निकलने का एक सुरक्षात्मक तरीके का जो रास्ता है वो हमें आज देखने को मिल रहा है। इस पूरे हिस्से को देखिए आप, ये एक अलग से कमरा है जो आज आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। इससे आगे इसका कोई दूसरा रास्ता हमें मालूम नहीं पड़ता है, ना ही कोई दूसरा रास्ता हमें दिखाई देता है। लेकिन इसके बेसमेंट वाले हिस्से को देखकर आज हमें बेहद अच्छा लगा। इसका जो नाम है वो है शीतल गढ़ी, यानी कि ठंडी गढ़ी। ये पूरा जो हिस्सा है काफी ज्यादा ठंडा रहता है, इसलिए इसका जो नाम है बाद में शीतल गढ़ी पड़ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके और हिस्सों में। बेसमेंट देखने के बाद में अब मैं आपको ले चल रहा हूं इसके ऊपरी भाग पर, जहां से हमें और भी चीजें देखने का मौका मिलेगा। आ जाइए आगे की तरफ। दोस्तों यहां पर भी एक कमरा बनाया गया है और इसका नजारा भी मैं आपको आज दिखा देता हूं कि कैसा लगता है आज के वक्त में। ये देखिए, एक वक्त पहले उनके जो सैनिक थे वो यहां तैनात रहा करते होंगे और लाइटिंग की व्यवस्था चारों तरफ की गई है इस प्रकार के आले बनाकर। ऊपर वाले आप इनको देखिए, ये लगाए गए हैं लकड़ी के, काफी मजबूत है ये। ऐसा लगता है कि शायद इसकी बाद में रिपेयरिंग भी की गई है। और दोस्तों इसी हिस्से से मैं आपको इधर वाला एक इसका नजारा दिखाता हूं, जिससे कि आप और बारीकियों को समझ पाएंगे। बाहर की तरफ जो पतली पतली ईंटें लगाई गई हैं, इसका लॉजिक ये होता था कि आपने बहुत अलग अलग शासनकाल की ईंटें देखी होंगी, जिनमें काफी मोटी ईंटें भी थी और चौड़ी ईंटें भी थी। लेकिन पतली ईंटों को बनाने का लॉजिक ये रहा होगा कि इन ईंटों को अपने हिसाब से आप नए डिजाइन में ढाल सकते हो। इसीलिए बाद के जितने भी शासक आए उन्होंने अपनी इमारतों के अंदर पतली पतली ईंटें लगाना शुरू किया। अब आपको इस वाले गेट से मैं सामने की तरफ बना हुआ यहाँ का जो मुख्य दरवाजा है, जिसको महाराज छत्रसाल जी के द्वारा बनवाया गया था, उसके पास लेकर जाऊंगा ताकि उसको भी हम अपनी इसी वीडियो के अंदर कैद कर सके, कैप्चर कर सके और आपको बता सके कि उसका क्या इतिहास है। दोस्तों ये बात तो मुगलों के औरंगजेब ने भी अपने मरते दम तक ठान ली थी और मान ली थी कि महाराज छत्रसाल केवल एक सामान्य मनुष्य नहीं है, उनको हराना सच में ही बहुत ज़्यादा कठिन काम है। और औरंगजेब ने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन महाराज छत्रसाल को अपने पूरे शासनकाल में ना तो वो हरा पाया और ना ही पकड़ पाया। और 1707 में मरने से पहले औरंगजेब ने महाराज छत्रसाल को राजा का दर्जा भी अपनी तरफ से सौंप दिया था। और 1731 के वक्त में महाराज छत्रसाल की यानी कि 82 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। और इसी के साथ में महाराज छत्रसाल जो थे वो अब शांत हो गए थे और वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और ये जो स्थान है आज उन्हीं के कदमों की वजह से जाना जाता है। और इस स्थान की जो शौर्यता की गाथा है वो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। अब दोस्तों इसी के पास में बना हुआ है एक बहुत बड़ा गेट, जिसका निर्माण महाराज छत्रसाल ने अपने शासनकाल में ही करवाया था। अब हम चलेंगे वहाँ पर। शीतलगढ़ी के पास ही बना हुआ 17वीं शताब्दी का महेवा गेट। दोस्तों इस गेट का निर्माण महाराजा छत्रसाल के द्वारा 1678 में करवाया गया था, क्योंकि उससे ही कुछ साल पहले 1671 में महाराजा छत्रसाल के द्वारा
यही जो रास्ता है वो महेबा की तरफ जाता था। तो उन्होंने सबसे पहले महेबा नगरी को बसाया और उसी के कुछ वर्षों के बाद में इस भव्य गेट का निर्माण करवाया। मऊ सहानिया से महेबा की तरफ जाने के लिए ये प्रमुख द्वार हुआ करता था और इसके पीछे वाले हिस्से में पूरे का पूरा मऊ सहानिया पड़ता था। ये जो महेबा गेट है ये सुरक्षात्मक दृष्टि से बहुत ज़्यादा मजबूत था और इसी के साथ में जो सैनिक वगैरह थे वो यहाँ पर हर वक्त तैनात रहते थे और उनके रुकने के लिए यहाँ पर चौकी का निर्माण भी कराया गया था ताकि वो सैनिक हर आने जाने वालों पर पूरी चौकसी कर सके। यहाँ पर सैनिकों के लिए स्टैंडिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं, पहाड़ी पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है और ज़्यादातर इमारतों में आप देखेंगे कि इनके पिलर पे कुछ अलग अलग आपको डिज़ाइन उकेरे हुए मिलेंगे जो उस समय की उन राजाओं के एक सिंबल को भी शो करते हैं। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां भी आपको दिखेंगी और कुछ ये कमरे कक्ष बनाए गए हैं जिससे ये मालूम पड़ता है कि इन्हीं के अंदर वो सैनिक वगैरह बैठे रहते होंगे ताकि कोई भी अगर हमला होता है तो सबसे पहले इस गेट से ही हम मऊ सहानिया के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। इस तरफ आएंगे तो आपको बहुत बड़े लकड़ी के गेट के कुछ सबूत आज भी देखने को मिलेंगे। कॉर्नर पॉइंट पे आपको एक पत्थर का जो होल दिखाई दे रहा है और ऐसा ही होल इसके दूसरी तरफ भी बना हुआ आपको दिखेगा। इससे ये साफ साफ मालूम पड़ता है कि एक वक्त पहले यहाँ पर बहुत बड़ा गेट होगा, क्योंकि इसी गेट के निचले हिस्से में आपको जो होल दिखाई दे रहा है इसके आगे लकड़ी का एक लट्ठा लगा रहता था ताकि इस गेट को बंद करने के बाद में पूर्णतः सुरक्षा की जा सके। और कुछ कदमों के साथ साथ में अब मैं आगे की तरफ जब बढ़ूंगा तो जिस सीमा में मैं आ रहा हूं इस सीमा को कहा जाता है मऊ सहानिया। आप अपनी नज़रों को थोड़ा पीछे की तरफ लेकर जाइए और यहाँ जाने के बाद में आप सभी चीज़ों को समझ सकते हैं कि पूरे का पूरा जो मऊ सहानिया है आज के वक्त में पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है। काफ़ी सौंदर्य का जो नज़ारा है यहाँ पर देखने को हमें मिलता है। तो दोस्तों इस पूरे हिस्से को कवर करके एक बार फिर से महाराजा छत्रसाल के इतिहास को आज हम उजागर कर रहे हैं और आपके सामने नई नई वीडियो यहाँ की लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।